नमस्कार साथियों, मैं सुकुमार लोचित सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियों की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में हमारी 2 इकाइयां हैं। सामाजिक अध्ययन की बात करें तो वैसे तो टोटल यानी कुल 12 इकाइयों में हमारा सिलेबस विभाजित है, लेकिन सामाजिक शिक्षण विधियों से संबंधित 2 इकाइयां हैं हमारी, 11वीं इकाई और 12वीं इकाई। यानी कुल सामाजिक अध्ययन में 12 इकाइयां हैं और प्रत्येक इकाई 5 नंबर की है। प्रत्येक इकाई से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 पंजू 60 हो गए। और सामाजिक शिक्षण विधियों से संबंधित जो हमारी इकाई है वो 11वीं और 12वीं है। इसका मतलब 2 इकाइयां हमारी सामाजिक अध्ययन के शिक्षण विधियों से संबंधित हैं। दोनों इकाइयों में से कुल जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 नंबर के प्रश्न होंगे और 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 11वीं इकाई में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे प्रथम और 12वीं इकाई में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड। ये 2 इकाइयां हमारी हैं। तो हम सबसे पहले हमारी जो 11वीं इकाई है सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों की, जो यानी ये कहें कि पहली इकाई है, और उसका जो पहला बिंदु है उस पहले बिंदु को समझते हैं। और पहला बिंदु आपके पाठ्यक्रम में क्या दे रखा है? देखो, वो बिंदु दे रखा है पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति। यह है आपका पहला बिंदु कि सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति। तो सबसे पहले तो हम सामाजिक अध्ययन की संकल्पना पढ़ेंगे, उसके बाद में सामाजिक अध्ययन की प्रकृति पढ़ेंगे। और जो संकल्पना है, इस संकल्पना में किस किस का हम अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहला बिंदु है सामाजिक अध्ययन की संकल्पना। इस संकल्पना में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, संकल्पना का अर्थ क्या होता है? यानी जो विषय आप पढ़ रहे हैं, जो विषय आप पढ़ रहे हैं उसका विकास किस प्रकार से हुआ। क्या आज हम जो सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हैं, क्या ये प्राचीन काल से इसी स्वरूप में चला आ रहा था या इसमें परिवर्तन होते गए हैं? सबसे पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई? कब ये विद्यालय जो पाठ्यक्रम है उसमें पढ़ाया जाने लगा? यानी एक इसका विकास का जो क्रम है वो विकास का क्रम क्या रहा? बस सीधी सी बात है कि जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उसकी अवधारणा की जानकारी होना हमें नितांत आवश्यक है। उसके विकास का क्रम हमें यानी उसके विकास के क्रम की जानकारी होना हमें बहुत जरूरी है। हम पढ़ तो रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन की संकल्पना यानी सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां, और हमें ये नहीं पता कि सामाजिक अध्ययन का विकास किस प्रकार से हुआ था, इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ था, सामाजिक अध्ययन क्या कहता है, इसको सामाजिक अध्ययन ही नाम क्यों दिया गया। ये जब तक हमें पता ही नहीं होगा भारत में इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई, जब तक इसकी जानकारी हमें नहीं होगी, सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधियां हैं उनको चाहे पढ़ें हम या ना पढ़ें उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। क्योंकि इसका जो विकास है वो विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखो, संकल्पना में हम कह सकते हैं अवधारणा, और इसमें एक तो हम पढ़ेंगे कि सामाजिक अध्ययन का विकास किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहला बिंदु तो हम क्या पढ़ेंगे? सामाजिक अध्ययन का विकास किस प्रकार से हुआ है। सामाजिक अध्ययन का विकास पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन का अर्थ। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? सामाजिक अध्ययन का अर्थ पढ़ेंगे। सामाजिक अध्ययन का अर्थ पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं। सामाजिक अध्ययन की
विशेषताएं, और सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं पढ़ने के बाद में हम कौन सा बिंदु पढ़ेंगे? सामाजिक अध्ययन की प्रकृति। तो संकल्पना पहला ही बिंदु है हमारा, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति। और इसमें जो संकल्पना है, इस संकल्पना में सबसे पहला बिंदु विकास, उसके बाद में सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या होता है, किसे सामाजिक अध्ययन कहते हैं, जो सामाजिक अध्ययन हम पढ़ रहे हैं उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, हम किसे सामाजिक अध्ययन कहेंगे, वो 2 नंबर पे पढ़ेंगे, उसके अर्थ में इसको शामिल करेंगे, और उसके बाद में उसकी विशेषताएं, सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं। तो जब हम सबसे पहले विकास कि जो विषय हम पढ़ रहे हैं उसका विकास किस प्रकार से हुआ, फिर उस विषय का अर्थ, और उसके बाद में उस विषय की विशेषताएं। तो सबसे पहले सामाजिक अध्ययन का विकास। देखो, सामाजिक अध्ययन का विकास, सामाजिक अध्ययन का विकास, यानी सामाजिक अध्ययन का जो विकास है वो संकल्पना के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? संकल्पना के अंदर आता है। तो सामाजिक अध्ययन का विकास किस प्रकार से हुआ। अब यहां मैं एक लाइन लिख रहा हूं और फिर उस लाइन को मैं आपको समझाऊंगा। वो लाइन क्या है? इस विषय का अतीत बहुत प्राचीन है। देखो मैं लाइन लिख रहा हूं, इस विषय का अतीत बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, लेकिन इसकी शुरुआत देखो मैंने क्या लिखा, इस विषय का अतीत बहुत प्राचीन है लेकिन इसकी शुरुआत पुरानी नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत पुरानी नहीं है। ये लाइन मैंने लिखी। अब देखो समझो इस लाइन को, एक एक बिंदु को, जो भी बिंदु मैं यहां लिखूंगा उस बिंदु को पूरी तरह से समझाऊंगा आपको। जब तक समझ में नहीं आए, फिर भी मान लीजिए कुछ रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि ये हमारी समझ में नहीं आया, उस प्रश्न का आपका उत्तर दिया जाएगा। सामाजिक अध्ययन का विकास, पहला बिंदु हमारा सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, और संकल्पना में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? सामाजिक अध्ययन का विकास, कि जिस सामाजिक अध्ययन को आज हम पढ़ रहे हैं उसका विकास किस प्रकार से हुआ है। और इसमें मैंने पहली जो लाइन लिखी है वो पहली लाइन लिखी, इस विषय का अतीत बहुत प्राचीन है। इस विषय का अतीत बहुत प्राचीन है, यानी कहने का मतलब यदि इस विषय की हम कहीं झलक देखेंगे तो वो बहुत प्राचीन है। ईस्वी 5वीं सदी में, ईस्वी 4थी सदी में जब सुकरात था, प्लेटो, अरस्तु, तभी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन इसकी जो शुरुआत है, यानी एक विषय के रूप में इसको कब से पढ़ाना शुरू किया, वो इसका क्या है? वो पुराना नहीं है, वो नया है। यानी सामाजिक अध्ययन जो विषय है, इस बहुत समय पहले इसकी झलक देखने को मिल जाती है। बहुत समय पहले कैसे मिलती है वो भी मैं अभी बताऊंगा, पहले मैं इस लाइन को समझा रहा हूं आपको। बहुत समय पहले इसकी झलक देखने को मिलती है, लेकिन ये विद्यालय पाठ्यक्रम के रूप में, यानी एक विषय के रूप में प्राचीन काल से नहीं पढ़ाया गया था। ये 19वीं सदी में आकर प्रारंभ हुआ था। कौन सी सदी में? 19वीं सदी में आकर प्रारंभ हुआ था, जबकि इसकी झलक हमें ईस्वी 5वीं सदी, ईस्वी 4थी सदी में ही देखने को मिल जाती है। सुकरात के विचारों में देखने को मिलती है, प्लेटो के विचारों में देखने को मिलती है, अरस्तु के विचारों में देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि इस विषय का अतीत बहुत प्राचीन है। इस विषय में, यानी इस विषय में जिसका अध्ययन किया जाता है वो सब बहुत समय पहले बता दिया गया था, लेकिन इसको विषय के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। इसको विषय के रूप में इसकी शुरुआत आधुनिक है। अब देखो कैसे कि इस विषय का अतीत बहुत प्राचीन कैसे है। सबसे पहले
एक दार्शनिक हुए जिनका नाम है सुकरात। क्या नाम है मित्रों? सुकरात। सबसे पहले एक दार्शनिक हुए जिनका नाम है सुकरात। और सुकरात से पहले भी अगर आप ये करना चाहें तो देखो, मनुष्य जो है, मनुष्य पहले क्या था? ईश्वर और प्रकृति का ही अध्ययन करता था, का ही अध्ययन। हम ये कह सकते हैं कि पहले जो मनुष्य था वो केवल ईश्वर और प्रकृति का ही अध्ययन करता था, केवल ईश्वर और प्रकृति के अध्ययन में ही लीन रहता था। उसको अपने स्वयं की कोई जानकारी नहीं थी, स्वयं का कोई अध्ययन नहीं कर रहा था। वो जब वो स्वयं का अध्ययन नहीं कर रहा था, केवल ईश्वर और प्रकृति के अध्ययन में ही लीन था, उसी समय एक दार्शनिक आते हैं जिनका नाम है सुकरात। जिनका नाम क्या है? सुकरात। इन्होंने कहा, अरे भाई ते ईश्वर और प्रकृति के अध्ययन में लीन हो। सुकरात ने क्या कहा? ध्यान से सुनना, यहां से केवल ऐसा का ऐसा जो कथन है वो कथन ही पूछा जाएगा। कैसा प्रश्न पूछा जाएगा अभी बताऊंगा। सुकरात ने कहा कि मनुष्य तू ईश्वर और प्रकृति के अध्ययन में लीन है, तेरे को तो खुद का अध्ययन करना चाहिए, तेरे को खुद का स्वयं का अध्ययन करना चाहिए। अगर तू स्वयं का अध्ययन करेगा तो उस स्वयं के अध्ययन में ईश्वर और प्रकृति दोनों समाहित हैं। दोनों क्या हैं? समाहित हैं। तो सुकरात ने क्या कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, और यही हमारा आधुनिक सामाजिक अध्ययन कहता है। तो बताओ, वर्तमान वाली सामाजिक अध्ययन की झलक प्राचीन काल में सुकरात के विचारों में देखने को मिलती है या नहीं मिलती है? सुकरात ने बहुत पहले कह दिया था सामाजिक अध्ययन में। आज हम समाज का अध्ययन करते हैं और समाज में कौन है? मनुष्य है, मनुष्य का अध्ययन करते हैं। और सुकरात ने तो बहुत समय पहले कह दिया था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन उस समय इसको एक विषय के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। तो सुकरात ने क्या कहा कि मनुष्य को, सुकरात ने कहा मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। अब सुकरात ने जब ये बात कही कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, और यदि मनुष्य स्वयं का अध्ययन करेगा तो स्वयं के अध्ययन में ईश्वर और प्रकृति दोनों समाहित हैं। और इसी विचार को आगे इनका एक शिष्य आता है, सुकरात का एक शिष्य आता है, और उस शिष्य का नाम है प्लेटो। क्या नाम है मित्रों? प्लेटो। और प्लेटो ने क्या कहा कि प्रकृति, ईश्वर और मनुष्य तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। प्लेटो ने क्या कहा कि प्रकृति, मनुष्य और ईश्वर तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। सुकरात का शिष्य आया प्लेटो, और प्लेटो सुकरात के इस विचार से प्रभावित हुआ कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। तो प्लेटो ने कहा कि प्रकृति, मनुष्य और ईश्वर तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर इन तीनों में से किसी भी एक को हटा देंगे तो फिर जो दो शेष बचे हैं उनका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो प्लेटो ने क्या कहा? प्रकृति, मनुष्य और ईश्वर तीनों एक ही सिक्के के क्या हैं? पहलू हैं।
और प्लेटो ने समझाया, क्या समझाया? मनुष्य जो है, यदि मनुष्य की जो हम ये कहें कि मनुष्य के विचार यदि शुद्ध होंगे, मनुष्य का आचरण यदि शुद्ध होगा, तो भाई जब मनुष्य के विचार शुद्ध हैं, उसका आचरण शुद्ध है, तो उस मनुष्य में अपने आप में ईश्वर व्याप्त है और वो मनुष्य प्रकृति के साथ में भी सही व्यवहार करेगा। तो सबसे पहले यदि हम यानी मनुष्य खुद अपने अंदर जो ईश्वर विद्यमान है और अपने जो अंदर ईश्वर विद्यमान है उसको इन्होंने आत्मा बताया था। उसको इन्होंने क्या बताया था? आत्मा बताया था कि मनुष्य के हृदय में आत्मा है और यदि मनुष्य ने इस आत्मा को शुद्ध कर लिया, इस आत्मा को यदि मनुष्य ने शुद्ध कर लिया, तो ये जो प्रकृति और ईश्वर है इनकी प्राप्ति अपने आप हो जाती है। तो यहां निष्कर्ष निकला कि आत्मा की अवधारणा, आत्मा की अवधारणा सबसे पहले, आत्मा की अवधारणा सबसे पहले प्लेटो ने दी। प्लेटो ने दी यानी आत्मा की जो अवधारणा है वो सबसे पहले किसने दी थी? प्लेटो ने दी थी। आत्मा की जो अवधारणा है वो सबसे पहले किसने दी थी? प्लेटो ने दी थी। अब यहां प्लेटो ने आगे बताया कि आत्मा ही परमात्मा है। प्लेटो ने आगे क्या बताया? कि आत्मा ही परमात्मा है। यदि मनुष्य के हृदय में विद्यमान जो आत्मा है वो पवित्र है, सभी के साथ सही व्यवहार करता है, उसका आचरण यदि शुद्ध है, उसके विचार यदि शुद्ध हैं, तो वही अपने आप में ईश्वर है। वही अपने आप में क्या है? ईश्वर है। मनुष्य को अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा और यदि मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध कर लेगा तो उसकी आत्मा क्या हो जाएगी? पवित्र हो जाएगी। और ये आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। ऐसा भी किसने बताया था? प्लेटो ने ही बताया था कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। ये भी किसने बताया? प्लेटो ने बताया। अब यहां देखो, अभी तक हमने दो दार्शनिक पढ़े, एक तो सुकरात और एक प्लेटो। हम सामाजिक अध्ययन का जो विकास है उसको पढ़ रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन की शुरुआत कैसे हुई सुकरात ने। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? आपको दे देगा मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो आपका उत्तर होना चाहिए सुकरात का है। आपके सामने प्रश्न दे देगा प्रकृति, मनुष्य और ईश्वर तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ऐसे भी दे सकता है प्रकृति, मनुष्य और ईश्वर तीनों एक ही हैं, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथन किस दार्शनिक का है? तो ये क्या होगा? प्लेटो होगा। आपसे पूछ ले आत्मा की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? प्लेटो ने दी। और आत्मा ही परमात्मा है ऐसा किसने कहा? तो ऐसा भी किसने कहा? प्लेटो ने कहा। केवल यहां से इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं बनता है। तो केवल आपको यहां इन कथनों को ध्यान रखना है कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, सुकरात ने कहा था। प्रकृति, मनुष्य और ईश्वर तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, तीनों एक ही हैं, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, प्लेटो ने कहा था। आत्मा की अवधारणा सबसे पहले प्लेटो ने दी थी और आत्मा ही परमात्मा है, यह भी सबसे पहले किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। अब प्लेटो के बाद में प्लेटो का शिष्य आता है जिसका नाम है अरस्तु। प्लेटो का एक शिष्य आता है जिसका नाम है क्या? अरस्तु। और अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने कहा आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य को सबसे पहले अपनी आत्मा का अध्ययन करना चाहिए और यदि मनुष्य ने सबसे पहले अपनी आत्मा का अध्ययन कर लिया
तो उसे ईश्वर प्रकृति सभी की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। और अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो। ये क्रम से चलता है, ध्यान रखना। सुकरात, सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य कौन था, अरस्तु था। और यानी एक से बढ़कर एक विद्वान था। सुकरात से ज्यादा विद्वान प्लेटो था, प्लेटो से ज्यादा विद्वान कौन था, अरस्तु था। और अरस्तु तो हमें सभी विषयों में देखने को मिल जाता है। हम गणित पढ़े तो गणित में भी अरस्तु आ जाता है, विज्ञान पढ़े तो विज्ञान में भी अरस्तु आ जाता है, हिंदी पढ़े हिंदी में भी अरस्तु आ जाता है। यानी बहुत ही महान दार्शनिक थे, बहुत ही विद्वान दार्शनिक थे ये। तो अरस्तु ने क्या बताया था, आत्मा का अध्ययन, यानी मनुष्य को अपनी आत्मा का क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर मनुष्य अपनी आत्मा का अध्ययन कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य है, उसका आचरण बुरा है, उसका व्यवहार बुरा है, वो यानी उसमें अच्छी आदतें नहीं है, और यदि वो किसी ईश्वर को मानता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है क्या, मेरे को यह बताओ आप। एक मनुष्य है, उसकी आत्मा पवित्र नहीं है, उसकी आत्मा अपवित्र है, उसकी आत्मा में गंदे विचार हैं, उसका आचरण बुरा आचरण है, उसका यानी हम ये कहें कि व्यवहार अच्छा नहीं है दूसरों के प्रति, और वो धार्मिक प्रवृत्ति का है, ईश्वर को मानता है, ईश्वर को पूजता है, तो क्या उसे उस ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि पहले मनुष्य को अपनी आत्मा का अध्ययन करना चाहिए, उसे अपनी आत्मा को पवित्र बनाना चाहिए। अरे मनुष्य, तेरा आचरण बेकार है, तेरी आदतें बेकार हैं, और तू ईश्वर को मान रहा है। पहले तू तेरी आत्मा को तो पवित्र कर, तू पहले अपने आप का तो अध्ययन कर, और यदि उसने अपने आप का अध्ययन कर लिया तो वो उसको ईश्वर की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। यही मानना किसका था, अरस्तु का मानना था। किसका मानना था मित्रों, अरस्तु का मानना था। तो यहां तीनों दार्शनिकों के कथन केवल आपको ध्यान रखने हैं, बाकी इनसे संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है मित्रों। केवल और केवल आपको इनके कथन पता होने चाहिए। सबसे पहले सुकरात ने कहा मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, और सुकरात ने ऐसा क्यों कहा था, मैंने आपको बताया कि क्योंकि मनुष्य पहले प्रकृति और ईश्वर के अध्ययन में ही लीन था, इसलिए सुकरात ने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में इनके शिष्य आए, इनके शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो ने कहा था कि प्रकृति, ईश्वर और मनुष्य तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। और आत्मा की अवधारणा भी सर्वप्रथम किसने दी थी, प्लेटो ने दी थी। अर्थात उन्होंने बताया था कि आत्मा ही क्या है, परमात्मा है। अब प्लेटो ने तो यह बता दिया था कि आत्मा ही परमात्मा है, मनुष्य के हृदय में जो आत्मा है वही परमात्मा है, यानी वही ईश्वर है, ऐसा प्लेटो ने बता दिया था। प्लेटो ने यह नहीं बताया था कि मनुष्य को अपनी आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। प्लेटो ने केवल इतना बताया था कि मनुष्य के हृदय में आत्मा है और वही अपने आप में क्या है, ईश्वर है, परमात्मा है। लेकिन फिर अरस्तु ने कहा कि मेरे गुरु ने तो ये बता दिया भाई कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में आत्मा है और वही परमात्मा है, लेकिन यदि कोई मनुष्य इस आत्मा का अध्ययन ही नहीं करेगा तो उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो तीनों के कथन याद रखना मित्रों, कोई सा भी कथन दे दे आपका गलत नहीं होना चाहिए, मैं आपसे यही आशा रखता हूं। तीनों के कथन मैंने आपको बता दिए। हम पढ़े सामाजिक अध्ययन का विकास, और देखो सामाजिक अध्ययन के विकास में, सामाजिक अध्ययन में हम ये पढ़ते हैं कि मनुष्य समाज का अध्ययन करता है, मनुष्य अपने स्वयं का अध्ययन करता है, वही सामाजिक अध्ययन है। अरे तो या तो पहला है प्लेटो यानी सुकरात और अरस्तु ही बता दिया, और ये सुकरात वाली जो बात है वो तो ईस्वी पूर्व 5वीं सदी की बात है, और अरस्तु वाली जो बात है वो ईस्वी पूर्व 4वीं सदी की बात है। लेकिन सामाजिक अध्ययन की शुरुआत तो 19वीं सदी में होती है आकर। तो ये बीच का जो काल है, इस काल में क्या हुआ, इस काल में
अरस्तु से लेकर 19वीं सदी का जो काल था, इस काल में जो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान जो विषय था उसको केवल वयस्कों के लिए उपयोगी माना जाता था, बालकों के लिए उपयोगी नहीं माना जाता था। अब इसके बाद में इसके आगे की विकास की गाथा हम पढ़ते हैं। यहां तक की गाथा हम पढ़ चुके हैं। अब आगे क्या होता है देखो, अब यहां मैं ये भी कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि सामाजिक अध्ययन की शुरुआत का श्रेय, क्या कह सकता हूं कि सामाजिक अध्ययन की शुरुआत का श्रेय सामाजिक अध्ययन की शुरुआत का श्रेय प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात, प्लेटो तथा अरस्तु को जाता है। ध्यान रखना मित्रों इस बिंदु को कि सामाजिक अध्ययन की शुरुआत का जो श्रेय है वो प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात, प्लेटो तथा अरस्तु को जाता है। अब इसके बाद में देखो मित्रों, अब बात आती है 19वीं सदी की। आप में से कुछ ये कह सकते हैं कि अरस्तु ईस्वी पूर्व चौथी सदी की बात है, तो ये और 19वीं सदी के बीच में सामाजिक अध्ययन की कोई शुरुआत नहीं हुई, नहीं कोई किसी प्रकार की कोई शुरुआत नहीं हुई। ये बीच का जो काल था, इस बीच के काल में सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान को केवल वयस्कों के लिए उपयोगी माना जाता था, छोटे बालकों के लिए इसको उपयोगी नहीं माना जाता था। अब इसके बाद में 19वीं सदी की बात करते हैं मित्रों। 19वीं सदी देखो, 19वीं सदी में आकर क्या होता है कि ब्रिटेन जो है, 19वीं सदी में देश था ब्रिटेन। देश कौन सा था? ब्रिटेन। और ब्रिटेन ने सामाजिक अध्ययन की विचारधारा प्रस्तुत की विचारधारा प्रस्तुत की। 19वीं सदी में आकर ब्रिटेन ने सामाजिक अध्ययन की विचारधारा प्रस्तुत की। इससे पहले सामाजिक अध्ययन के विषय में किसी भी प्रकार का कोई यानी किसी ने भी कोई अवधारणा नहीं दी, कहीं भी इसको पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन सबसे पहली बार 19वीं सदी में ब्रिटेन देश था और ब्रिटेन देश ने सामाजिक अध्ययन की विचारधारा प्रस्तुत की। अब ब्रिटेन ने तो केवल विचारधारा प्रस्तुत की थी कि भाई इस प्रकार से एक सामाजिक अध्ययन विषय होना चाहिए और उस सामाजिक अध्ययन में इतिहास होना चाहिए, भूगोल होना चाहिए, राजनीति शास्त्र होना चाहिए और इनका बालकों को अध्ययन करवाया जाना चाहिए। और इसका यानी ब्रिटेन ने खूब इसका प्रचार प्रसार किया। अब आप कहेंगे कि ब्रिटेन ने इसका प्रचार प्रसार कैसे किया? भाई उस समय ब्रिटेन के अनेक औपनिवेशिक देश थे, तो ब्रिटेन व्यापार के लिए उन देशों में जाता था। जब ब्रिटेन व्यापार के लिए उन देशों में जाता था तो इसकी विचारधारा भी वहां लेकर चले गए। जिस देश में भी व्यापार के लिए गए वहां सामाजिक अध्ययन की जो अवधारणा थी उसको लेकर चले गए। इसका मतलब सामाजिक अध्ययन का प्रचार प्रसार भी किसने किया? ब्रिटेन ने किया। अब देखो कितने मजे की बात है, अवधारणा ब्रिटेन देता है, इसका प्रचार प्रसार ब्रिटेन करता है, लेकिन इसको सबसे पहले एक विषय के रूप में पढ़ाने का जो श्रेय है वो ब्रिटेन को नहीं दिया जाता है। ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रश्न बनता है यहां से।
मैंने क्या कहा कि सबसे पहले सामाजिक अध्ययन की जो अवधारणा है वो ब्रिटेन देश ने दी थी। सामाजिक अध्ययन की विचारधारा सबसे पहले ब्रिटेन देश ने दी थी और ब्रिटेन देश ने इसका खूब प्रचार प्रसार भी किया था। और मैंने बताया भी कि किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया। ब्रिटेन को इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई अतिरिक्त संसाधन नहीं लगाने पड़े कि भाई फलाने देश में सामाजिक अध्ययन का प्रचार प्रसार करने के लिए गया वो, एक बार वो भारत में गया, अमेरिका में गया, केवल सामाजिक अध्ययन के प्रचार प्रसार के लिए नहीं जी। उस समय ब्रिटेन के अनेक देश औपनिवेशिक देश थे। अनेक देशों में ब्रिटेन अपना व्यापार करता था और व्यापार के उद्देश्य के लिए वो जाता था और साथ में सामाजिक अध्ययन की विचारधारा को भी लेकर जाता था और वहां इसका उसने क्या कर दिया, प्रचार प्रसार भी कर दिया। अब ब्रिटेन तो यानी सामाजिक अध्ययन का प्रचार प्रसार कर रहा था और इसी समय में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको एक विषय के रूप में मान्यता दे दी। अमेरिका था, चालू देश था कि ब्रिटेन तो प्रचार प्रसार ही करता रहेगा, अपने तो पढ़ाना ही शुरू कर दो इसको। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सामाजिक अध्ययन को एक विषय के रूप में पढ़ाने का जो श्रेय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया जाता है, यानी अमेरिका देश को दिया जाता है। और ये बात है 1892 ईस्वी की। कब की बात है? 1892 ईस्वी की। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका देश ने सन 1892 ईस्वी में सामाजिक अध्ययन को अपने विद्यालयों में पढ़ाना प्रारंभ किया। तो मैंने क्या कहा, विचारधारा प्रस्तुत की और ब्रिटेन देश ने इसका खूब प्रचार प्रसार किया, इसका खूब प्रचार किया। अब आपको आगे बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से प्रचार किया, लेकिन अब आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसने सोचा ब्रिटेन तो प्रचार प्रसार कर रहा है, वो तो प्रचार प्रसार में लाग्यो रहो, क्यों ना आपने चिपका देने। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको अपने विद्यालयों में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ब्रिटेन देखता रह गया कि सड़ा अफा तो प्रचार प्रसार करता ही रहेगा, पढ़ाबो अफा आपने, यानी अपने देश में हम इसको विद्यालय स्तर पे पढ़ाने के लिए शुरुआत करने वाले थे, लेकिन बीच में शुरुआत किसने कर दी? अमेरिका ने कर दी। तो ध्यान दें, सन 1892 ईस्वी में, सन 1892 ईस्वी में सन 1892 ईस्वी में एक विषय के रूप में, एक विषय के रूप में अपने विद्यालयों में, अपने विद्यालयों में पढ़ाना प्रारंभ किया, पढ़ाना प्रारंभ किया। तो यहां दो बिंदु आए हैं मित्रों, ध्यान दें। प्रत्येक बिंदु से मैं आपको किस प्रकार का प्रश्न बनता है वो भी बता रहा हूं कि हां इस बिंदु से इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मैंने कहा 19वीं सदी में ब्रिटेन देश सामाजिक अध्ययन की विचारधारा प्रस्तुत करने वाला देश था। तो जब आपके सामने प्रश्न आए कि सामाजिक अध्ययन शब्द की शुरुआत सबसे पहले कौन से देश ने की थी, तो ब्रिटेन। सामाजिक अध्ययन की विचारधारा लाने वाला देश कौन सा था? ब्रिटेन। लेकिन प्रश्न जब आपसे पूछा जाए कि सामाजिक अध्ययन को अपने विद्यालयों में पढ़ाना किसने प्रारंभ किया था एक विषय के रूप में, तो वो कौन होगा?
संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका देश ने इसको सबसे पहले पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। और कौन सी सन में? 1892 ईस्वी में। अब 1892 ईस्वी में अमेरिका ने इसको पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब यहां संयुक्त राज्य अमेरिका का एक और दार्शनिक है मित्रों, जिसका नाम है जॉन डीवी। कई बार यहां से जॉन डीवी का एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो भी मैं आपका यहीं क्लियर कर देता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक दार्शनिक था जिसका नाम था जॉन डीवी। जॉन डीवी ने विद्यालय को समाज का लघु रूप बताया था। जॉन डीवी ने विद्यालय को समाज का लघु रूप बताया था। क्या बताया जॉन डीवी ने? जॉन डीवी ने बताया विद्यालय को समाज का लघु रूप। देखो, विद्यालय का यानी विद्यालय को समाज का लघु रूप। अरे भाई, एक बालक सबसे पहले विद्यालय में जाता है और उस विद्यालय में ही वो ये सीखता है कि मेरे को समाज में किस प्रकार से जीवन जीना है, मैं जिस समाज में रहूंगा उस समाज में मेरे को कैसा जीवन जीना है, ये उसको विद्यालय में सिखा दिया जाता है। कि भाई जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसके सामने किस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, ये सब कुछ उसको विद्यालय में सिखा दिया जाता है। तो जीवन जीने की जो एक कला है वो सामाजिक अध्ययन से आती है। वो किससे आती है? सामाजिक अध्ययन से आती है। और सामाजिक अध्ययन कहां पढ़ाया जाता है? विद्यालय में पढ़ाया जाता है। इसलिए जॉन डीवी ने क्या कहा था? विद्यालय को समाज का लघु रूप बताया था। यहां से केवल सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यालय को समाज का लघु रूप बताने वाले प्रसिद्ध दार्शनिक कौन है? तो वो कौन है? जॉन डीवी हैं। यहां तक मैं आशा करता हूं कि आपको प्रत्येक बिंदु समझ में आ गया होगा और साथ साथ आपको याद भी हो चुका होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मित्रों, ये हम एक यानी अपने अमेरिका ने सामाजिक अध्ययन को अपने विद्यालयों में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो ब्रिटेन देश है, ब्रिटेन देश सोचता है, यहां एक बात और ध्यान रखना मित्रों पहले, कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने सामाजिक अध्ययन को अपने विद्यालयों में पढ़ाना प्रारंभ किया था तो वहां उन्होंने 3 विषय इसमें शामिल किए थे। कितने विषय शामिल किए थे? 3 विषय। एक तो था इतिहास, एक था अर्थशास्त्र और एक था राजनीति शास्त्र। कितने? 3। ध्यान रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सामाजिक अध्ययन को जब 1892 ईस्वी में अपने विद्यालय में पढ़ाना प्रारंभ किया तो उस समय इसमें 3 विषय थे। 3 विषय कौन कौन से थे? इतिहास था, अर्थशास्त्र था और राजनीति शास्त्र था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अमेरिका ने जब सामाजिक अध्ययन को पढ़ाना प्रारंभ किया तो इसमें विषय शामिल नहीं था या इसमें विषय शामिल था? कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 3 विषय थे, इतिहास था, अर्थशास्त्र था और राजनीति शास्त्र था। अब इसके बाद में मित्रों, ब्रिटेन विचार देने वाला देश था। अमेरिका ने इसको अपने विद्यालयों में पढ़ाना भी प्रारंभ कर दिया। अब ब्रिटेन सोचता है कि मुझे सामाजिक अध्ययन में कुछ और परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ अलग श्रेय लेना चाहता था। भाई पढ़ाने का श्रेय तो अमेरिका ले गया, जबकि विचारधारा ब्रिटेन लेकर आया है और पढ़ाने का श्रेय कौन लेकर गया? अमेरिका लेकर गया। अब ब्रिटेन इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहता था कि मैं इसमें कुछ परिवर्तन करूं, और ये बात यानी लगभग कहा जाता है कि 20 वर्षों के बाद में, कब? लगभग 20 वर्षों के बाद में ब्रिटेन के जो विद्वान थे उन्होंने मंथन किया कि सामाजिक अध्ययन में और कौन सा विषय जोड़ा जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन में
कौन कौन सी कमियां हैं, इन कमियों को जानने के लिए और इसमें और कौन सा विषय जोड़ा जा सकता है, इसके ऊपर ब्रिटेन ने क्या किया, मंथन किया। और सन 1911 यानी सॉरी हम ये कहें कि इसके लिए ब्रिटेन ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का नाम था कमेटी ऑफ 10। क्या नाम था, कमेटी ऑफ 10। यानी ब्रिटेन के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी का नाम था कमेटी ऑफ 10। क्या नाम था, कमेटी ऑफ 10। इसको कमेटी ऑफ 10 क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें 10 व्यक्तियों को शामिल किया गया था, इसलिए इसको क्या कहा गया था, 10 कहा गया था। अब कमेटी ऑफ 10 ने बहुत मंथन किया, बहुत सोच विचार किया और सोच विचार करने के बाद में सन 1911 ईस्वी में समाज शास्त्र को जोड़ा। समाज शास्त्र को क्या किया, सामाजिक अध्ययन में जोड़ा। कमेटी ऑफ 10 के द्वारा सन 1911 ईस्वी में समाज शास्त्र को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया, या हम ये कह सकते हैं कि कमेटी ऑफ 10 की सिफारिशों के आधार पर सन 1911 ईस्वी में समाज शास्त्र को इसमें जोड़ा गया। तो आपको यहां से सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन में समाज शास्त्र को कब शामिल किया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए सन 1911 ईस्वी में शामिल किया गया। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि सामाजिक अध्ययन में समाज शास्त्र को जोड़ने का या जो समाज शास्त्र को जोड़ने की सिफारिश किसने की थी, तो उसका नाम था कमेटी ऑफ 10 नाम था। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। कमेटी ऑफ 10 का गठन हो गया, समाज शास्त्र इसमें जोड़ दिया गया, और हम ये कहें कि इस आधार पर जो वर्तमान हमारा सामाजिक अध्ययन है, जिस वर्तमान सामाजिक अध्ययन को हम पढ़ रहे हैं, उसकी क्या हुई, यानी उसकी शुरुआत हुई। लेकिन अब यहां जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक प्रश्न आ गया कि सामाजिक अध्ययन को व्यवस्थित विषय के रूप में कब मान्यता मिली। व्यवस्थित विषय के रूप में कब मान्यता मिली, 1911 में तो इसमें समाजशास्त्र जोड़ा गया है, लेकिन एक व्यवस्थित विषय के रूप में इसको जो मान्यता मिली थी, वो मान्यता मिली थी 1916 ईस्वी में। कब मान्यता मिली थी, 1916 ईस्वी में। तो देखो सन 1916 ईस्वी में, सन 1916 ईस्वी में सामाजिक अध्ययन को व्यवस्थित विषय के रूप में मान्यता, सामाजिक अध्ययन को व्यवस्थित विषय के रूप में मान्यता, यानी एक व्यवस्थित विषय के रूप में इसको मान्यता कब मिली, 1916 ईस्वी में। 1916 में सामाजिक अध्ययन को व्यवस्थित विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। अब हम बात करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, आपको पता है ना, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना। और सामाजिक अध्ययन की संकल्पना में पहला हम इसके विकास की यात्रा को पढ़ रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन की विकास की क्या यात्रा रही थी। तो सामाजिक अध्ययन की विचारधारा देने वाला देश कौन सा था, ब्रिटेन। इसको अपने विद्यालयों में सर्वप्रथम पढ़ाना कौन से देश ने प्रारंभ किया था, अमेरिका ने 1892 ईस्वी में। अमेरिका ने जब इसको पढ़ाना प्रारंभ किया, कितने विषयों को शामिल किया गया था इसमें, 3 विषय थे, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और
राजनीति शास्त्र। उसके बाद में ब्रिटेन ने सामाजिक अध्ययन में कुछ परिवर्तन करना चाहा। उसने यानी ये मंथन किया कि इसमें क्या कमियां हैं और इसमें और क्या नया जोड़ा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने कमेटी ऑफ 10 का गठन किया। इसको कमेटी ऑफ 10 क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसमें 10 विद्वानों को स्थान दिया गया था। 10 विद्वानों को स्थान देने के कारण इसको क्या नाम दिया गया? कमेटी ऑफ 10 नाम दिया गया। कमेटी ऑफ 10 की सिफारिशों के आधार पर सन 1911 ईस्वी में सामाजिक अध्ययन में समाजशास्त्र विषय को जोड़ा गया। सामाजिक अध्ययन में किसको जोड़ा गया? समाजशास्त्र विषय को जोड़ा गया। और सन 1916 ईस्वी में सामाजिक अध्ययन को एक व्यवस्थित विषय के रूप में क्या प्राप्त हो गई? एक मान्यता प्राप्त हो गई। अब बात करते हैं हम भारत के संदर्भ में कि भारत देश में सामाजिक अध्ययन की शुरुआत किस प्रकार से हुई। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में। अब देखो, भारत के संदर्भ में या हम ये कह सकते हैं भारत के परिवेश में सामाजिक अध्ययन। भारत के परिवेश की बात करें तो सबसे पहले मित्रों सन 1916 ईस्वी में, सन 1916 ईस्वी में अंग्रेज भारत लेकर आए। भारत लेकर आए यानी 1916 में सामाजिक अध्ययन जो विषय है इसको अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहली बार भारत में लाया गया। कब? 1916 में। 1934 में इस पर पहली बार कमीशन बैठा, पहली बार कमीशन बना। कब? 1934 में। 1934 ईस्वी में पहली बार कमीशन बना। लेकिन 1934 में यह कमीशन बनकर रह गया। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भारत में इसको पढ़ाना भी प्रारंभ नहीं किया। क्या कारण रहा? भाई अंग्रेज लेकर तो 1916 में ही आ गए थे। 1934 में इस पर सबसे पहली बार कमीशन भी बन गया था, फिर भी इसको पढ़ाना प्रारंभ नहीं किया गया। फिर भी इसको भारत देश जब स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र होने के बाद में अनेक आयोग स्थापित हुए, अनेक आयोगों की स्थापना की गई और उन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर सामाजिक अध्ययन को एक विषय के रूप में विद्यालयों में पढ़ाना प्रारंभ किया था। तो इस बीच के समय में यहां काम क्यों नहीं हुआ? अरे आप खुद याद करो कि यह काल भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो थे उन आंदोलनों का काल था। जनता उग्र थी क्योंकि एक तरफ राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे और 1934 में जब कमीशन बना उसके बाद में यानी तृतीय विश्व युद्ध भी हो गया था। तो ऐसी स्थिति में क्या देश का ध्यान एक विषय को विद्यालयों में पढ़ाने के लिए जाता? नहीं। अब इसके बाद में भारत देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद में यहां देखो अनेक आयोग बने। राधा कृष्णन आयोग बना और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कॉलेज शिक्षा आयोग बना। अनेक प्रकार के आयोगों की स्थापना की गई, लेकिन जो सबसे प्रमुख आयोग था वो आयोग था मुदालियर आयोग। सबसे प्रमुख जो आयोग था वो कौन सा था? मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग कौन सा आयोग था मित्रों? मुदालियर आयोग। और मुदालियर आयोग 1952 ईस्वी। तो क्या 1952 से पहले सामाजिक अध्ययन को भारत देश में पढ़ाना प्रारंभ नहीं किया था? नहीं जी, प्रारंभ कर दिया गया था। यहां ध्यान रखना, वो बात मैं आगे आपको बताने वाला था, लेकिन एक क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, 1947 में भारत देश आजाद होता है और 1947 में आजाद होने के बाद में सन 1949 ईस्वी में
पंजाब जो राज्य था, पंजाब राज्य के द्वारा सबसे पहले अपने विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने की शुरुआत की। लेकिन एक अकेला पंजाब राज्य था, यानी पंजाब राज्य के जो हम ये कहें कि अनेक प्रकार से वहां पंजाब जो सरकार थी, पंजाब सरकार के द्वारा 1949 में ये निश्चित कर दिया गया कि जो विद्यालय हैं, विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाएगा। तो ये पंजाब राज्य की बात थी, लेकिन सब पूरे देश में इसको लागू नहीं किया गया था। तो जब आपसे पूछा जाए कि भारत देश में सबसे पहले कौन से राज्य ने इसकी शुरुआत की, तो वो तो पंजाब होगा। लेकिन अब यहां मुदालियर आयोग बन गया, और इस मुदालियर जो आयोग था, इसके जो अध्यक्ष थे, उन अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। क्या नाम था? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और इन्हीं के नाम के आधार पर इस आयोग को क्या नाम दिया गया था? मुदालियर आयोग नाम दिया था। और ध्यान रखना, इसी आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इस आयोग ने क्या कहा था? क्या कहा था इस आयोग ने? अब वो बात आती है, उसके बाद में सामाजिक अध्ययन को भारत देश एक विषय के रूप में अपने पूरे देश में इसको पढ़ाना प्रारंभ करेगा। तो यहां मुदालियर आयोग ने कहा था कि सामाजिक अध्ययन का जो सामाजिक अध्ययन है, भारतीय विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन का अध्ययन आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसके बिना बालकों को सुनागरिक नहीं बनाया जा सकता। क्या कहा मुदालियर आयोग ने? ध्यान दें, क्योंकि सीधा यहां से यह पंक्ति उठाई जाती है और सीधा पूछ लिया जाता है ये पंक्ति किसकी है, या ऐसा किसने कहा था? मुदालियर आयोग ने कहा था कि भारतीय विद्यालयों में सामाजिक ज्ञान, सामाजिक अध्ययन का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना बालकों को सुनागरिक नहीं बनाया जा सकता। इसके बिना बालकों को सुनागरिक नहीं बनाया जा सकता। भाई क्या समझते हैं आप इससे कि सामाजिक अध्ययन अगर बालक नहीं पढ़ेगा तो वो बालक सुनागरिक नहीं बन सकेगा? क्या मतलब समझते हैं? क्या सामाजिक अध्ययन को पढ़ने से ही बालक एक सुनागरिक बनेगा? क्या इसको बिना पढ़े बालक सुनागरिक नहीं बन सकता? नहीं बन सकता इसको बिना पढ़े बालक सुनागरिक। जब तक बालक को अपनी संस्कृति का पता नहीं होगा, जब तक बालक को अपनी उत्पत्ति का पता नहीं होगा कि मैं किन परिस्थितियों में, मेरा यानी जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, मेरे जो दादा परदादा थे उनका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ था, उस समय का आर्थिक जनजीवन, राजनीतिक जनजीवन, सांस्कृतिक जनजीवन किस प्रकार का था, वर्तमान में ये आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार का है, इसमें किस प्रकार से परिवर्तन आए हैं। जब तक एक बालक को इनका ज्ञान नहीं होगा तो वो सुनागरिक कैसे बन सकता है? भाई इनका ज्ञान हम किस में कराते हैं? सामाजिक अध्ययन में करवाते हैं। एक बालक को जब यानी अपने मानवीय मूल्यों का ही ज्ञान नहीं है कि हमें समाज में किस प्रकार से उठना है, समाज में किस प्रकार से बैठना है, उसके मानवीय संबंधों का एक मानव को ज्ञान नहीं है। क्या आप विज्ञान में मानवीय संबंध पढ़ते हैं? क्या आपको विज्ञान में मानव की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है? क्या आपको विज्ञान में यह बताया जाता है कि हमारे दादा परदादा इस प्रकार से जीवन जीते थे, इस प्रकार से सभ्यता का युग था, आज वर्तमान में उस युग में किस प्रकार का परिवर्तन आ गया? क्या विज्ञान में आपको राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताया जाता है? क्या संस्कृत में बताया जाता है? क्या हिंदी में बताया जाता है? नहीं, ये केवल किस में बताया जाता है? सामाजिक अध्ययन में बताया जाता है। सामाजिक अध्ययन में बालक अपने भूगोल से भी वाकिफ होता है,
बालक अपने इतिहास से वाकिफ होता है, बालक अपने समाज से वाकिफ होता है, बालक अपने यानी इकोनॉमी, अपने अर्थशास्त्र से यानी परिचित होता है कि मेरे को यानी देश के विकास में किस प्रकार से योगदान देना है। जब एक बालक को अपने अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो वो यानी अपने परिवार को सही ढंग से नहीं चला पाएगा, तो वो देश के विकास में कहां से योगदान देगा। एक बालक को अपने पर्यावरण का ज्ञान कराना, एक बालक को अपनी राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान करवाना, एक बालक को देश में कौन सी घटना घटित हो रही है, वर्तमान में कौन सी घटना घटित हो रही है, दूसरे देशों के साथ में हमारे संबंध किस प्रकार से हैं, जब तक इनका ज्ञान नहीं करवाएंगे तो वो एक सुनागरिक कहां से बनेगा। तो मुदालियर आयोग ने सही कहा कि भारतीय जो विद्यालय हैं इनमें सामाजिक अध्ययन नितांत आवश्यक है, इसके बिना हम बालकों को सुनागरिक नहीं बना सकते। और इस मुदालियर आयोग की सिफारिशों के बाद में सन 1955 ईस्वी में संपूर्ण भारतवर्ष में सामाजिक अध्ययन को पूरे भारत देश ने अपने विद्यालयों में व्यवस्थित रूप से पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मुदालियर आयोग ने कहा था कि जो सामाजिक अध्ययन है ये केवल इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र इनका मिश्रण नहीं है, केवल इनका मिश्रण नहीं है, एकीकृत रूप है। ये मिश्रण न होकर एक एकीकृत रूप है, क्योंकि बालक को अपने जो यानी राष्ट्रीय आंदोलन है उन राष्ट्रीय आंदोलनों की जानकारी होती है। एक बालक को उसका यानी वर्तमान स्वरूप किस प्रकार से बाहर निकल कर आया था इसकी जानकारी होती है। एक बालक जो वर्तमान में किस प्रकार का जीवन जी रहा है इसकी जानकारी होती है। इसलिए बालकों को सामाजिक अध्ययन का अध्ययन क्या है, नितांत आवश्यक है। ये किसने कहा था? मुदालियर आयोग ने। तो मुदालियर आयोग के संदर्भ में आपको ये बातें याद होनी चाहिए, और ज्यादा कुछ लंबी बातें नहीं है। क्या बातें हैं? सबसे पहले तो हमने भारत के संदर्भ में पढ़ रहे थे। भारत के संदर्भ में 1916 में अंग्रेज से सामाजिक अध्ययन को भारत देश में लेकर आए थे। जब अंग्रेज भारत देश में लेकर आ गए 1916 में, तो 1934 में पहली बार इसके ऊपर कमीशन बनना, लेकिन किसी प्रकार का इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपको भी पता है वो उस समय भारत के स्वतंत्रता जो आंदोलन थे, राष्ट्रीय जो आंदोलन थे, उनका काल था। जनता उग्र थी, इसलिए अगर जनता के सामने विद्यालयों में ऐसा विषय हम वहां लागू करेंगे तो जनता उसको स्वीकार करे या ना करे। लेकिन जब भारत देश स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद में सन 1949 में पंजाब सरकार ने सर्वप्रथम अपने विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन पढ़ाना निश्चित किया था। 1949 में पंजाब सरकार ने, पूरे देश में नहीं, केवल पंजाब सरकार ने। लेकिन उसके बाद में 1952 में मुदालियर आयोग बना, और मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इन्हीं के नाम के ऊपर इनका यानी आयोग का नाम रखा गया। जो मुदालियर आयोग था, इसी आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसी आयोग को क्या कहते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। और मुदालियर आयोग ने कहा था कि भारतीय विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना बालकों को सुनागरिक नहीं बनाया जा सकता। और कैसे नहीं बनाया जा सकता मैंने पूरा बता दिया आपको। तो इस प्रकार से हम यहां तक मुदालियर आयोग तक पढ़ चुके हैं कि एक सामाजिक अध्ययन की विकास की क्या यात्रा रही थी। इसके बाद में दो बिंदु हो रहे हैं कि एक तो हम देखें कि 1964 में कोठारी आयोग का गठन होता है, और जिसके अध्यक्ष जो बनते हैं वो डॉक्टर DS कोठारी बनते हैं। और कोठारी आयोग ने कहा था कि विद्यालय शिक्षा के प्रत्येक पहलू पर विचार किया जाए, और कक्षा 1 से लेकर 10 तक सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाना चाहिए। ये किसने कहा था? कोठारी आयोग ने कहा था। अब कोठारी आयोग जो था, इसकी सिफारिशों पर NCERT ने 1975 में
इसको अलग अलग भागों में बांट दिया। एक कक्षा 1 से 5 तक जो सामाजिक अध्ययन है उसको नाम दे दिया पर्यावरण अध्ययन, और कक्षा 6 से लेकर जो 10 तक है उसको नाम दे दिया सामाजिक ज्ञान नाम दे दिया। तो ये एनसीईआरटी 1975 के द्वारा दिया गया। ये एक सामाजिक अध्ययन की क्या है, विकास की यात्रा है। आशा करता हूं यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके कुछ समझ में नहीं आया है यहां तक की यात्रा में, तो वो आप कमेंट कर देना। धन्यवाद मित्रों।